हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास कोर इकोनॉमिक्स। आई एम प्रीति गौतम और आज मैं अपनी क्लास में बैंकों के इतिहास से शुरू करते हुए बैंकों के विकास के बारे में बताऊंगी। बैंकिंग विकास को 7 स्टेजों में डिवाइड किया गया है। इसमें क्या है कि बैंक पहले कैसे थे और आज के ज़माने में आप जो बैंक देख रहे हैं, पहले ऐसे बैंक नहीं थे। शुरू में जो बैंक थे उस तरह के बैंकों में जो हर एक स्टेज में, हर एक टाइम पीरियड में उनमें क्या बदलाव आए, क्या क्या सुधार आए हैं, इस 7 स्टेजेस में ये बताया गया है। सो मैं जो जैसे भी बताऊंगी आप उसको ध्यान से सुनिए। अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन पूछने हैं आपको। सो मैं स्टार्ट करती हूँ आप आज का वीडियो। सो पहला फर्स्ट स्टेज क्या है, 1806 से शुरू करते हैं। 1860 के बीच का टाइम पीरियड है। इसमें हमारा बैंक कैसा था, 18वीं शताब्दी यानी कि 18th सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई और कोलकाता में कुछ एजेंसी गृहों की स्थापना की थी। तो एजेंसी गृह क्या होते हैं, पहले बैंक की जगह पर एजेंसी गृहों की स्थापना की गई थी। जो इन एजेंसी गृहों के जो कार्य होते हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को सैनिक आवश्यकताओं के लिए रुपए ऋण देना यानी कि लोन देना, कागजी मुद्रा का निर्गमन यानी कि नोट वाली करेंसी इशू करना, और लोगों से निक्षेप स्वीकार करना। निक्षेप यानी कि लोगों के डिपॉजिट को ये लोग स्वीकार करते थे, उसको जमा करवा लेते थे। इन एजेंसी गृहों के वित्त पोषण ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के कर्मचारियों द्वारा ही किया जाता था। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा एजेंसी गृह के फाइनेंशियल हेल्प जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों द्वारा किया जाता था। यूरोपियन बैंकिंग पद्धति पर आधारित भारत का पहला विदेशी पूंजी के सहयोग से अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से 1970 में कोलकाता में स्थापित किया गया था। ये इम्पॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से 1970 में कोलकाता में स्थापित ये बैंक था, अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया था। एंड सेकेंड स्टेजेस। इसमें क्या है कि 1806 से लेकर 1860 के बीच के टाइम पीरियड में क्या होता है कि एजेंसी गृहों की पतन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। पतन यानी कि इनके एजेंसी गृहों की समाप्ति हो गई थी और इसके बाद देश में निजी अंशधारियों द्वारा 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना की गई, जो इस प्रकार हैं। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ मुंबई और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों बैंकों की स्थापना हुई थी, जिन्हें क्या कहते हैं, प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना की गई थी। तो फिर क्या हुआ कि सरकार द्वारा इन तीनों बैंकों पर नियंत्रण रखा जाता था। इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को सरकार के बैंकर के सभी अधिकार प्राप्त थे। लेकिन क्या हुआ बाद में 1862 के बाद भारत सरकार द्वारा इन बैंकों से नोट निर्गमित करने का अधिकार वापस ले लिया गया। यानी कि नोट छापने की जो अधिकार इनको दिया गया था वो वापस ले लिया गया 1862 में। फिर 1921 में तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को वापस में मिला करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। तो ये क्वेश्चन हमेशा याद रखने वाली चीज़ है कि 3 बैंकों को आपस में मर्ज करके एक बैंक बनाया गया, जिसे बोलते हैं इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ओके, सो नेक्स्ट है कि 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया तथा इसका नाम भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। इसका नाम बदल करके क्या रखा गया, भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। ये भी याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। थर्ड स्टेज क्या है, 1860 से लेकर के 1913 के बीच का टाइम पीरियड। इसमें क्या होता है, भारत सरकार ने 1860 में एक संयुक्त पूंजी कंपनी अधिनियम पारित किया गया। इसके अंतर्गत बैंकों के गठन संबंधी शब्दों को काफ़ी उदार बना दिया गया। यानी कि बैंकों के गठन यानी स्थापना को आसान बना दिया गया। इसमें कई बैंकों की स्थापना इसमें ज़्यादातर बैंकों की स्थापना की गई थी, जिसमें 1865 में इलाहाबाद बैंक और 1881 में अलायंस बैंक ऑफ शिमला और अवध कमर्शियल बैंक, 1994 में पंजाब नेशनल बैंक, 1901 में पीपल्स ऑफ बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। सीमित देयता के आधार पर 1881 में स्थापित अवध कमर्शियल बैंक भारतीय द्वारा संचालित पहला बैंक था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
सीमित देयता के आधार पर, सीमित देयता क्या होती है, यानी कि लिमिटेड ट्रांजैक्शन के आधार पर 1881 में स्थापित अवध कमर्शियल बैंक भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक था। फिर पूर्ण रूपेण भारतीयों का पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक था, जिसकी स्थापना 1894 में की गई थी। 1906 में बैंक ऑफ इंडिया, 1960 में बैंक ऑफ बड़ौदा और 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 1913 में बैंक ऑफ मैसूर। इतने बैंकों की स्थापना हुई थी। किस स्टेज में? थर्ड स्टेज में। और फिर फोर्थ स्टेज क्या है? 1913 से लेकर 1939 के बीच का टाइम पीरियड, फोर्थ स्टेज। इसमें क्या हुआ था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या था कि हमारा RBI, भारतीय रिजर्व ऑफ बैंक की स्थापना इस टाइम पीरियड में हुई थी। इसमें हुआ क्या था कि इस अवधि में भारत में बैंकिंग क्षेत्र के सम्मुख प्रथम विश्व युद्ध छिड़ जाने के कारण संकट उत्पन्न हो गया और भारतीय बैंकों से लोगों का विश्वास अचानक समाप्त हो गया। कुछ लोग तो जो उस टाइम के लोगों ने जितना भी अपना पैसा जमा कराया था बैंकों में, उन सब ने अपना पैसा निकाल लिया। इसमें लिखा है फलते जमाकर्ताओं द्वारा अपना निक्षेप निकालने की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो वहाँ उस टाइम के लोगों ने क्या किया, संकट देखा, विश्व युद्ध की वजह से उन लोगों ने सारा जितना भी पैसा उनका था, डिपॉजिट था, बैंकों से निकाल लिया। तो उसमें भारतीय बाजार में मुद्रा की कमी हो गई, माने कि बैंकों से जितना भी जमा निकाल लिया तो बैंकों का दिवाला हो गया, बैंकों के पास पैसा ही नहीं रहा। तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के भारत में बैंकिंग विकास की दर एक बार पुनः त्वरित हुई। त्वरित माने कि फिर से उनकी स्थापना का विचार हुआ नए तरीके से। तो 1921 में तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों का आपस में विलय यानी मर्ज करके, आज आपने सुना है इस टाइम पर दो तीन बैंकों को आपस में मर्ज कर दिया जाता था। वैसे पहले 1921 में तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों का आपस में विलय करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, जो 1930 की व्यापक मंदी का भी भारतीय बैंकिंग व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ा। मंदी का असर प्रतिकूल पड़ा, प्रतिकूल यानी कि बुरा असर हुआ। तो 1930 की जो मंदी हुई थी, मंदी यानी डिप्रेशन हुआ था, उस टाइम पर बहुत भयानक मंदी आई थी। तो वो भारतीय बैंकिंग व्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ा उससे। 1930 में ही केंद्रीय बैंक यानी हमारा जो ये RBI है, सेंट्रल बैंक की जांच समिति का गठन किया गया। समिति ने अपने प्रतिवेदन में सुझाव दिए, यानी कि समिति ने ये सुझाव दिया कि देश में हर देश का अपना एक सुदृढ़, सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित बैंकिंग व्यवस्था की स्थापना के लिए एक केंद्रीय बैंक की स्थापना होना चाहिए। केंद्रीय बैंक यानी एक सेंट्रल बैंक, जो हमारे देश में एक है RBI है, वो हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक है हमारा RBI। तो उस एक बैंक की स्थापना ज़रूर होनी चाहिए। तो इसका विचार वहाँ से आया और व्यापक बैंकिंग अधिनियम बनाने पर बल दिया गया। तो 1934 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम पारित किया गया। ये याद करने वाला बात, यहाँ पे ये चीज़ को याद करना है आपको हमेशा कि 1934 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम पारित किया गया है। 1934 एक्ट के दौरान RBI की स्थापना की गई और 1 अप्रैल 1935 से भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्य करना शुरू किया। तो इस वाले स्टेज में हमारा RBI की स्थापना हुई थी, याद रखना इम्पोर्टेंट है। फिफ्थ स्टेज है 1939 से लेकर के 1947 के बीच का टाइम पीरियड। इसमें क्या हुआ था, इस टाइम पीरियड में बैंकिंग विस्तार की अवधि कहा जाता है। माने इस टाइम पीरियड में बैंकों का एक्सपेंशन हुआ था और फालतू सभी बैंकों के मांग निक्षेप की मात्रा में वृद्धि हुई थी। एक्सपेंशन हुआ तो लोगों ने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जमा करने लग गए बैंकों में। और उस टाइम पर यूनाइटेड कमर्शियल बैंक और हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक और हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक आदि की स्थापना हुई। याद रखने वाली चीज़ें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अवधि में नए बैंकों की स्थापना के साथ साथ पुराने बैंकों द्वारा नई शाखाएं खोली गई और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण मुद्रास्फीति, उस टाइम इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया था। तो इन्फ्लेशन बढ़ने के साथ साथ लोगों की इनकम भी बढ़ी। तो ये तो फिफ्थ स्टेज, इसमें कुछ खास नहीं था, लेकिन सिर्फ ये है कि इसमें बैंकों का एक्सपेंशन हुआ था, जिसमें लोगों की इनकम भी बढ़ी। तो पूरा इसमें डेवलपमेंट हुआ एक तरह से। सिक्स्थ स्टेज में क्या था, 1947 से लेकर
91 के बीच का टाइम पीरियड। इसमें क्या था कि इस चरण में भारतीय रिजर्व बैंक 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया। याद रखना है कि इसमें आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, कभी कभी नेट में भी आ जाता है। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था और 1949 में भारतीय बैंकिंग अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित बैंकों इस अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित बैंकों का निरीक्षण करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को अधिक व्यापक अधिकार प्रदान किया गया। तो आरबीआई को जब नेशनलाइजेशन कर दिया गया तो सरकार ने कुछ एक्स्ट्रा पावर दिया, यानी कि अधिकार दिए। अधिकार ये दिए कि ये सारे बैंकों का बैंक कहलाता है और इसने सारे बैंकों की निगरानी के लिए इसको अधिकार दिया कि ये भारतीय रिजर्व बैंक को व्यापक अधिकार प्रदान किया गया। तो निरीक्षण करने के लिए ये आरबीआई निरीक्षण करता है सभी बैंकों का कि कोई भी बैंक गलत तरीके से कार्य तो नहीं कर रहा है, उसके ऊपर निगरानी रखना, उसका इंस्पेक्शन करना वगैरह वगैरह। विशेषता ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं की विकास के लिए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकरण किया गया तथा इसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया। भारतीय स्टेट बैंक किसका नाम बदलकर किया गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का। फिर 19 जुलाई 1969 को, ये याद रखने वाली चीज़ है कि 19 जुलाई 1969 को बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 14 कमर्शियल बैंकों का क्या नेशनलाइजेशन किया गया। नेशनलाइजेशन किया गया। डेट क्या है? 19 जुलाई 1969 को। फिर यहाँ पर भी लिखा है 14 अप्रैल 1980 में 6 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कमर्शियल बैंकों का यहाँ पे नेशनलाइजेशन किया। ये डेट याद रखना, 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया और 15 अप्रैल 1980 में 6 बड़े व्यावसायिक बैंकों का 6 बड़े कमर्शियल बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया। और इससे पहले 26 सितंबर 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक रीजनल रूरल डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों को वित्तीय संसाधन अधिक मात्रा में उपलब्ध कराया जा सके। तो रीजनल रूरल डेवलपमेंट बैंक की जो स्थापना थी, ये ग्रामीण क्षेत्रों के वित्तीय संसाधन की सुविधा के लिए इस बैंक की स्थापना की गई। एंड 7th स्टेज क्या है? 1991 से अभी तक की ये टाइम पीरियड है। तो अभी तक यहाँ से क्या हुआ कि नई इकोनॉमिक पॉलिसी लागू की गई। भारत में बैंकिंग इतिहास का 7वां चरण 1991 के बाद शुरू होता है। तो 1991 में नई आर्थिक नीति लागू होने के बाद न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लागू हुई थी 1991 में। कौन सी थी? इसमें क्या बोला गया था? एलपीजी लागू हुई थी। एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और 1994 में निजी क्षेत्र में पुनः बैंक खोलने की अनुमति दे दी गई और इसके साथ ही विदेशी बैंकों को भी भारत में अपना विस्तार करने और नई शाखाएं खोलने की अनुमति दी गई थी। तो इसमें क्या था? 1991 में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लागू हुई उसमें एलपीजी की बात की। एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन का समझे हम, मतलब लिबरलाइजेशन क्या होता है कि सरकार ने हर बैंकों को ये अनुमति दे दी कि आप अपना प्राइवेट बैंक खोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? प्राइवेट लोगों को ये अनुमति दे दी गई, परमिशन दे दिया कि आप अपना प्राइवेट बैंक खोल सकते हैं। लेकिन इसमें राशि भी एक है, इसमें उनकी एक अमाउंट भी फिक्स है कि 50 लाख की राशि वाले अपना बैंक खोल सकते हैं। ठीक है, हर कोई नहीं खोल सकता है, मतलब इसमें एक अमाउंट तय है हर एक प्राइवेट बैंक के लिए। और लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या था? निजीकरण। यहाँ पे बैंकों का निजीकरण किया गया। सारे बैंकों को राष्ट्रीयकरण उनका जिनका भी था उनको वापस से निजी कर दिया गया, इसको बोलते हैं निजीकरण। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि एक देश का दूसरे देश से जो संबंध है उसको बनाना। तो यही है ना यहाँ पर कि नई शाखाएं खोलने की अनुमति है किसको? विदेशी बैंकों को भारत में अपना विस्तार करने और नई शाखाएं खोलने की अनुमति दी गई है। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है ना, एक देश से दूसरे देश का जो संबंध है उसको बनाना, ये ग्लोबलाइजेशन है। हाँ, ओके। तो ये था हमारा स्टेजेस, पूरे 7 स्टेजेस थे। सो आई होप आज की मेरी क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो फिर लाइक शेयर करना ना भूलें और आगे भी आपको ऐसे ही
यूज़फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में। हैव अ नाइस डे। ओके, बाय बाय।